हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आप देख रहे हैं कि आज टॉपिक की शुरुआत की है। आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट 1996 का एक्ट है पूरा, और मैंने उसका ऑब्जेक्ट, साइलेंट फीचर या करेक्टरिस्टिक्स मैं डिस्कस करूंगी। इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि पेपर का नाम आप देख रहे हैं मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। तो सबसे पहला जो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट कब आया था वो याद रखेंगे आप। मैंने नहीं लिखा है लेकिन आपको मैं बोल रही हूँ, आप सुन लेंगे। 1899 में इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट पास हुआ था, और ये प्रेसिडेंसी शहर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लागू था। आप ये याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा एक्ट कब आया? 1940 में, 1940 में आर्बिट्रेशन एक्ट आया। उसके आते ही इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 को रिपील कर दिया गया। इन दोनों एक्टों में आपने केवल नाम सुना, मैंने बोला आर्बिट्रेशन एक्ट था, लेकिन 1996 में नया एक्ट आया और आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट हुआ, और पहली बार कंसीलिएशन को लीगल तरीके से मान्यता मिल गई। 1996 में जो एक्ट आया उसमें पहली बार कंसीलिएशन वर्ड को लीगल रूप से मान्यता मिली, और पेपर का नाम हो गया आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। सबसे पहले पेपर का नाम का अर्थ जानते हैं कि पेपर का अर्थ क्या है। तो देखिए, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि जब दो पार्टी आपस में डिस्प्यूट करती है तो तीसरा पर्सन या तीसरा इंस्टीट्यूशन जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है तो वो क्या कहलाता है? आर्बिट्रेटर। आप याद रखेंगे, जब दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है और तीसरा पर्सन इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है तो वो क्या कहला रहा है? आर्बिट्रेटर या मध्यस्थ। 1940 के आर्बिट्रेशन एक्ट में आर्बिट्रेटर वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था। 1940 में किस वर्ड को यूज़ कर रहे थे? अंपायर को। 1996 में इस शब्द को बदल दिया गया और हो गया आर्बिट्रेटर। अब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के तरीके को कहा जाता है आर्बिट्रेशन, तो ये आप याद रख लेंगे। अब आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट में आप याद रखेंगे कि कितने पार्ट्स में है। ये मैंने आपको बताया कि ये 4 पार्ट्स में है। पार्ट 1 जो है वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, घरेलू मध्यस्थम से, सेक्शन 1 to 43। पार्ट 2 फॉरेन अवार्ड से रिलेटेड है और सेक्शन 44 to 60। पार्ट 3 कंसीलिएशन से रिलेटेड है, सेक्शन 61 to 81। और पार्ट 4 सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं और सेक्शन दिया है 81 to 86। इसके अलावा 3 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो फॉरेन अवार्ड से रिलेटेड है और इन्फोर्समेंट से, कन्वेंशन से रिलेटेड है। सेकेंड शेड्यूल आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, देयर इज़ ए प्रोटोकॉल ऑन द आर्बिट्रेशन क्लॉज। थर्ड शेड्यूल फॉरेन अवार्ड्स के एक्सक्यूशन पे रिलेटेड है कि विदेशी पंचायतों को कैसे इन्फोर्स किया जाएगा, कन्वेंशन को उस पर रिलेटेड है। तो चलिए, अब आप इसका मतलब समझ गए। अब मैं आपको जो आगे डिस्कस करूंगी कि आर्बिट्रेशन में क्या क्या ऑब्जेक्ट है, आर्बिट्रेशन किस ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया गया। तो जो मैं बातें बताऊंगी वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और सब चीज़ें मैंने स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश में दी हुई है। तो जो मेन पर्पस था आर्बिट्रेशन का, सुन लीजिए कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, इन सभी प्रोविज़न को एक साथ रखा गया। तो पहले जो 96 से पहले जो एक्ट था वो केवल किससे रिलेटेड था? इंडियन आर्बिट्रेशन या डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से, घरेलू मध्यस्थम से। लेकिन 1996 आया तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वर्ड जोड़ा गया, कंसीलिएशन जोड़ा गया, ये सारे वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा किया और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को भी इसमें एक साथ कर लिया गया। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में कोर्ट के इंटरफेरेंस को लिमिटेड किया गया। देखिए, जब आप इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो 1940 के कुछ चीज़ों को कंपेरिजन करते रहना पड़ेगा कि 1940 के आर्बिट्रेशन में कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर थी, अंतर्निहित शक्तियां थी, वो बार बार आर्बिट्रेशन प्रोसेस में इंटरफेयर करते थे। लेकिन 1996 में इस पावर को लिमिटेड कर दिया गया, और अब आर्बिट्रेशन प्रोसेस में कोर्ट क्या करेगा? इंटरफेरेंस कम रखेगा, बल्कि यहाँ तो कुछ सेक्शन का जिक्र किया गया है जिसमें केवल कोर्ट इंटरफेयर कर पाएगा, उसके अलावा और किसी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कौन कौन से सेक्शन हैं जिनमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी ताकि आपको याद हो जाएगा। थर्ड बताने जा रही हूँ कि जो ट्रिब्यूनल है वो स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा और त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस को करने के लिए प्रोविज़न है कि स्पीडी जस्टिस पार्टीज़ को मिल जाए। नेक्स्ट है कि जो ट्रिब्यूनल है
वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए, कंसीलिएशन के लिए, मीडिएशन के लिए सबकी छूट देगा। पार्टी को बोलेगा कि आपको कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रोसीडिंग को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट जो है वो ट्रिब्यूनल जो है वो मध्यस्थम पंचायत का कारण बताएगा कि जब भी कोई डिसीजन आएगा, आर्बिट्रल अवार्ड आएगा, तो आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है पहले ये भी समझ लीजिए, ये भी सेक्शंस में दिया गया है। जब कोई ट्रिब्यूनल डिसीजन देती है तो उस डिसीजन को आर्बिट्रल अवार्ड या मध्यस्थम पंचायत कहते हैं, और जो भी डिसीजन आएगा उसमें रीज़न बताना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में भी आप देखते हैं कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल दिया गया है कि हमेशा निर्णय देते समय कारण बताओ। तो ये चीज़ें नेचुरल जस्टिस को पूरा अपनाया गया है सेक्शन 18 में। नेक्स्ट है अंपायर सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। मैं ऑलरेडी आपको बताया कि 96 में अब हम आर्बिट्रेटर वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्बिट्रल अवार्ड आएंगे उसको न्यायालय की डिक्री के समान रिकग्नाइज किया गया है, न्यायालय की डिक्री के समान उसे मान्यता दी गई है। जो कंसीलिएशन की जो प्रोसीडिंग है, सेटलमेंट एग्रीमेंट को न्यायालय की डिक्री के समान ही मान्यता प्रदान की जाएगी। और फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट के लिए किसी भी देश में दिया गया अवार्ड जिस पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन या जिनेवा कन्वेंशन इन्फोर्स हो और इसका भारत भी एक पार्टी हो, वो विदेशी पंचायत माना जाएगा। इसका मतलब कि अगर इंडिया भी एक पार्टी है और न्यूयॉर्क और जिनेवा कन्वेंशन में हमने साइन किया है तो वो अवार्ड कैसा माना जाएगा, वो अवार्ड फॉरेन अवार्ड माना जाएगा। तो ये 9 ऑब्जेक्ट आप याद रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो ऑब्जेक्ट हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं कि आप दोनों में नोट्स भी बना सकते हैं, और सुन तो रही हैं, आप समझ भी रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसे बता रहे हैं जो स्लाइड्स में नहीं हैं। अब मैं आपको डिस्कस करूंगी कि साइलेंट फीचर क्या होते हैं आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट के। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने से मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहेंगे। एक कम्प्रिहेंसिव एक्ट, एक बड़ा अधिनियम, सबसे बड़ी पहली कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता कि एक बहुत बड़ा अधिनियम। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया कि इसमें नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को भी शामिल किया गया है। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 केवल डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को रिलेटेड करता था, लेकिन 1996 में कितने सेक्शंस हैं एक्ट में? 86। अभी शुरुआत में बताया इसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पूरा आपको शुरुआत की बात आपको याद होगी कि मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था कि इसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट 1 किससे रिलेटेड है बताया था, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से, पार्ट 2 फॉरेन अवार्ड से, पार्ट 3 कंसीलिएशन से, और पार्ट 4 सप्लीमेंट्री प्रोविजन से। और मैंने आपको सेक्शंस भी बता दिए थे और यहाँ पर भी मैंने आपको सेक्शंस का जिक्र कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर 3 शेड्यूल्स भी हैं, इसलिए बहुत बड़ा एक्ट कहा जाता है इसे। अब और क्या क्या चीज़ें हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, लिखा भी हुआ है, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताना चाहूँगी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इसे क्यों इतना बड़ा कह सकते हैं कि इसे क्यों इतना बड़ा एक्ट माना गया। तो सेकंड जो है वो है लीगल रिकग्नाइजेशन ऑफ कंसीलिएशन, सुलह को विधिक रूप से मान्यता दी गई। देखिए इस अधिनियम में सुलह को पहली बार कमर्शियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट के लिए क्या किया गया, लीगल रूप से रिकग्नाइज्ड कर दिया गया। जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था उसमें कंसीलिएशन को लीगल रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, सुलह को वही प्लेस दिया गया जो आर्बिट्रेशन को दिया गया, और आर्बिट्रेशन अवार्ड और सेटलमेंट एग्रीमेंट दोनों को ही डिक्री के समान मान्यता दी गई, जिसे न्यायालय की डिक्री के समान ही क्या कर सकते हैं, एक्सिक्यूट करा सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है डिफाइन आर्बिट्रेशन। इससे पहले आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में आर्बिट्रेशन को डिफाइन नहीं किया गया था, कोई डेफिनेशन ही नहीं बताएगी कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा आपको सेक्शन डेफिनेशन दी गई है आर्बिट्रेशन की, सेक्शन 21A में। थर्ड, फ्रीडम ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की स्वतंत्रता। देखिए इस मध्यस्थम अधिनियम को कुछ मामलों में पक्षकारों को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जैसे आर्बिट्रेटर की संख्या कितनी होगी, इवन होगी कि ऑड होगी, सब आपको मैं अलग अलग टाइम पर अलग अलग वीडियोज़ में बताती रहूँगी। एक मोटी मोटी चीज़ें कि मध्यस्थों की संख्या कितनी होगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी प्रोसीडिंग कैसे होगी, उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, ये सब आपस में हम पार्टीज़ क्या करती हैं, एग्रीमेंट द्वारा क्या करती हैं, फ्री हैं कि वो एग्रीमेंट के द्वारा पहले से ही सारा प्रोसेस तय कर लेती हैं। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, योग्यताओं का निर्धारण। देखिए 1940 में कहीं पर भी आर्बिट्रेटर या अंपायर के क्वालिफिकेशन नहीं बताए गए थे। मैंने आपको पहले कहा कि आर्बिट्रेटर वर्ड 1940 में यूज़ नहीं हो रहा था, अंपायर। 96 में अंपायर की जगह आर्बिट्रेटर वर्ड आ गया और यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब कर दी गई कि ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक आर्बिट्रेटर के लिए।
नेक्स्ट, अधिनिर्णायक पद्धति या अंपायर सिस्टम। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर बताया गया कि जो आर्बिट्रेटर की संख्या है इवन नंबर्स होने तथा उनके बीच में अंतिम निर्णय पहुंचने के लिए। देखिए यहाँ पर सेक्शन 10 में आपको एक डिस्कस करना थोड़ा सा पड़ेगा कि सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर जब हम बता रहे हैं तो इन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी कि मध्यस्थों की जो संख्या है वो कैसी होगी। सेक्शन 10 आपको बिल्कुल बताता है कि आपकी इवन होगी कि ऑड होगी। जब आप सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर की संख्या कैसी हो सकती है। तो लिखा हुआ है कि पार्टी आर्बिट्रेटर की संख्या को फिक्स करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, परंतु ये संख्या कैसी होगी? सम नहीं होगी। इसका मतलब सम नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगी? केवल ऑड नंबर में होगी, इवन नंबर्स में ना होकर ये कैसी होगी? ऑड नंबर में होगी। अगर ये क्या है? इवन नंबर में है, तो फिर क्या होगा कि बाद में इसको ऑड नंबर के रूप में पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी सेक्शन 10 मैंने आपको पूरा अलग से आपको पूरा वीडियो बता दूंगी कि जो आपको समझ में आएगा कि हाँ सेक्शन 10 में क्या क्या और चीज़ें दी गई हैं। एक मोटी मोटी चीज़ें आप याद रखेंगे कि नंबर्स कैसे होने चाहिए आर्बिट्रेटर के लिए, ऑड होंगे, इवन नहीं होंगे। नेक्स्ट है कारण सहित पंचाट, रीजन अवार्ड। हमेशा जब भी कोई अवार्ड आएगा 96 में कहा गया कि उसको डिसीजन बताना, जब भी डिसीजन दिया जाएगा तो उस पर किस वजह से आया, उसका रीज़न क्या है, वो पूरा का पूरा डिटेल पार्टी इसको बता दिया जाएगा। और निर्णय के कारणों का उल्लेख कहीं पर अगर नहीं हो रहा है तो ऐसी में स्थिति में पार्टी से कंसेंट ले ली जाएगी। लेकिन जो प्रायर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था उसमें अवार्ड के कारणों का उल्लेख किए जाने के कंपल्सरी प्रोविज़न नहीं था कि कंपल्सरी हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो बता दिया गया है कि जब भी हम कंसिलेशन आर्बिट्रेशन में डिसीजन देंगे, अवार्ड आएगा, तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? उसका रीज़न हमें बताना पड़ेगा। बिना रीज़न, अगर रीज़न नहीं बता रहे हैं तो उसमें पार्टी की कंसेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मैं आपको 8 पॉइंट डिस्कस करूंगी तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप देख रहे हैं स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में सारी साथ चल रही हैं। तो देख रहे हैं कि 8 पॉइंट है फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड। तो कह रहा है कि जो ट्रिब्यूनल है, जो ट्रिब्यूनल द्वारा जो भी डिसीजन दिया रहेगा वो अवार्ड कैसा रहेगा? फाइनल रहेगा और पार्टी पर बाइंडिंग रहेगा। इसके खिलाफ अपील का कोई प्रोविज़न नहीं है। केवल एग्री पार्टी अधिनियम की धारा सेक्शन 34 में कुछ रीजंस दिए गए हैं अवार्ड को सेटिसाइड कराने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकती है कि अगर उसे अवार्ड को सेटिसाइड कराना है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है सेक्शन 34 में। अप्रूव बाय कोर्ट, अप्रूवल बाय कोर्ट। नेक्स्ट है, तो इस अधिनियम में आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का जो अप्रूवल है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ को अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में जब भी कभी आर्बिट्रल अवार्ड आता था तो उसके लिए कोर्ट की कंसेंट लेना जरूरी था। बिना कोर्ट के अप्रूवल के उस अवार्ड को इन्फोर्स नहीं करा सकते थे। लेकिन 1996 में इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब अप्रूव कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन, आप कह सकते हैं कि 10 कैरेक्टरिस्टिक लिमिटेड कोर्ट इंटरफेरेंस, सीमित न्यायिक हस्तक्षेप। यहाँ पर कुछ ही सेक्शंस हैं जहाँ पर कोर्ट को इंटरफेयर करने की पावर दी गई है और उसे न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है। वो अपने जुडिडिक्शन के बारे में खुद डिसीजन ले सकता है ट्रिब्यूनल, और अपने काम को करने के लिए पूरी तरीके से कह सकते हैं स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और वो पूरी तरीके से अपने काम को करेगा। कोर्ट केवल कुछ ही सेक्शंस में के द्वारा क्या कर सकती है? इंटरफेरेंस कर सकती है। वो मैंने आपको बताया कि सेक्शन जैसे 9 में, 16 में, 17 में कुछ ही सेक्शंस हैं जहाँ पर कोर्ट का इंटरफेरेंस होगा सेक्शन 27 में। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि आपको 11 पॉइंट डिस्कस करूँगी कि नॉट बाउंड बाय सीपीसी एंड एविडेंस एक्ट। वो भी लिखा हुआ है कि ये अधिनियम जो है आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट 1996 सीपीसी और एविडेंस से बाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ के प्रोविज़न कैसे थे? रिजिड, और यहाँ का प्रोविज़न कैसा है? आर्बिट्रेशन का फ्लेक्सिबल। इसीलिए इसे सीपीसी और एविडेंस से बिल्कुल बाउंड नहीं रखा गया है, पूरी तरीके से ये फ्री है। नेक्स्ट, इंटरिम रिलीफ। आर्बिट्रेशन एक्ट द्वारा कोर्ट और ट्रिब्यूनल की विवाद की विषय वस्तु पर इंटरिम रिलीफ देने की शक्ति दी गई है, जबकि जो पहले का आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था वहाँ पर इंटरिम रिलीफ के बारे में प्रोविज़न नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 96 में इंटरिम रिलीफ के बारे में प्रोविज़न दे दिया गया है। आप और देखेंगे कि देख रहे हैं 13 में कि डिटेल प्रोसीजर फॉर कंडक्ट, मध्यस्थम कार्यवाही के संचालन के लिए विस्तृत प्राविधान। तो हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करने के लिए हमने क्या किया है? पूरे के पूरे प्रोसीजर को अपनाया है।
यहाँ पार्टियों के साथ इक्वलिटी का बिहेवियर किया जाएगा, सेक्शन 18 में लिखा हुआ है। और ये इक्वलिटी का बिहेवियर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 पे पूरी तरीके से बेस्ड है। अपने मामलों को प्रस्तुत करने के संबंध में उन्हें इक्वल और फुल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी। सीपीसी और एविडेंस से बाउंड नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सीपीसी और एविडेंस को ऑप्शन के रूप में अपना सकते हैं। हमें लगता है कि इसके द्वारा प्रोसीडिंग जल्दी हो सकती है, तो पार्टी की कंसेंट से क्या करेगा, आर्बिट्रेटर इसको यूज़ कर सकता है। मध्यस्थम कार्यवाही में देखिए, मध्यस्थम अधिकरण को साक्ष्यों को बुलाने और जितने भी अदर प्रोविज़न होते हैं ऑर्डर इशू करने के लिए कोर्ट की सहायता लेने का भी प्रोविज़न रखा गया है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इस एक्ट के द्वारा पार्ट 2 में न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन के प्रोविज़नों में विदेशी पंचाट को फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए प्रोविज़न रखे गए हैं। जबकि जो पहले का आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था उसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया था, कोई भी फॉरेन अवार्ड्स नहीं थे, ना न्यूयॉर्क कन्वेंशन ना जिनेवा कन्वेंशन। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 केवल किससे गवर्न कर रहा था, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को लेकर ही चल रहा था। उसको फॉरेन अवार्ड्स वहाँ पर वर्ड नहीं थे। 1996 में काफ़ी चीज़ें चेंज की गई, जिसके द्वारा मैंने आपको बताया कि कई चीज़ों को जोड़ा गया। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के साथ हमने फॉरेन अवार्ड्स को जोड़ा, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन, कंसिलेशन, सप्लीमेंट्री प्रोविज़न, इन सारी चीज़ों को हमने जोड़ दिया। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 का ऑब्जेक्ट क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।